नमस्कार। आप सभी का एजुकेशन के मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं स्कूल मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन। पूर्व की क्लास में हमने जाना कि किस प्रकार का हमारे राजस्थान में शिक्षा के संदर्भ में क्या क्या चीजें रही, किस प्रकार से शुरुआत हुई, कैसे स्तर बने हैं, अब वर्तमान में कितने स्कूल चल रहे हैं, इन सब का हमने जिक्र किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन। ठीक है, उसका संगठन कैसा है, प्रशासन कैसा है। तो हम ये टॉपिक लगाएंगे, हेडिंग लगा लीजिएगा आप कि राजस्थान में शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन। ये अगर आपके याद नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है कि गुरुजी हमारी याद नहीं हो रहा, ना होने दो। परंतु ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है। बस एक खाका सा तैयार होना चाहिए कि इस तरह से ये इससे बड़ा अधिकारी ये है, इससे बड़ा अधिकारी ये है। प्रश्न नहीं आएगा, आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी वो मैं अपने आप ही आपको बता दूंगा कहां से क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप माइंड से निकाल दीजिएगा, आपको सिर्फ एक ढांचा समझना है कि शिक्षा का ढांचा किस प्रकार है। तो सबसे पहले अपन यहां बात कर लेते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की। कल हमने बात कर ली इसकी, वैसे तो स्कूल शिक्षा विभाग की, शिक्षा विभाग। और इसका अध्यक्ष जो हमने बनाया था वो किसको बनाया था? इसका अध्यक्ष हमने गुरुजी शिक्षा मंत्री को बनाया था। किसको बनाया था? शिक्षा मंत्री को बनाया था। अब ये शिक्षा मंत्री, मैंने आपको कहा था शिक्षा मंत्री कोई भी कार्य के अंदर संलग्न नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें वर्तमान में मुख्यमंत्री साहब बार बार कह रहे हैं कि हम ये ड्रेस ऐसी कर देंगे, मोबाइल बंद कर देंगे, तो क्या ये आदेश है? नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री आदेश जारी नहीं कर सकता। शिक्षा मंत्री क्या नहीं कर सकता? आदेश जारी नहीं करता। कौन करेगा फिर? क्योंकि ये तो 5 साल बाद में फिर बदल जाएगा। करेगा कौन? तो प्रशासनिक अधिकारी करता है। प्रत्येक विभाग के अंदर एक सिस्टम होता है, एक उसका क्या होता है? मंत्री होता है, एक होता है प्रशासनिक अधिकारी। तो प्रशासनिक अधिकारी यानी लिखित में कोई भी ऑर्डर या आदेश जारी करता है वो हमेशा प्रशासनिक अधिकारी करता है। ये शिक्षा मंत्री है, इसका मान लिया विभाग का शिक्षा मंत्री है, परंतु ये तो राजनीतिक प्रमुख है। शिक्षा मंत्री क्या है? राजनीतिक प्रमुख होता है। क्या होता है? राजनीतिक प्रमुख होता है। और ये तो 5 साल बाद में बदल जाता है। परंतु ऑर्डर जारी करने का काम हमेशा कौन करते हैं? प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। इसलिए ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि शिक्षा मंत्री कभी भी आदेश जारी नहीं कर सकता। ये बात अच्छी तरह से, हाँ, ये सिफारिश कर सकता है, ये विधानसभा में बोल सकता है ना, कि ये इसमें सुधार किया जाए। फिर वो भैया वहां से एक बढ़ाएगा पर्ची और वो आके सचिवालय के अंदर आएगा और वहां का जो प्रशासनिक अधिकारी का उसको देगा कि ले भाई इस पे आदेश जारी कर दे। तो साइन हमेशा किसके होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के होते हैं। और वो किस प्रकार का ढांचा है, कैसे है, पर अपन ये समझते हैं। तो ये शिक्षा मंत्री है। और शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए अपन 3 स्तर बना लेते हैं। ठीक है, कितने स्तर बना लेते हैं? 3 स्तर बना लेते हैं। ये अपन कर लेते हैं उच्च स्तर, सबसे बड़ा स्तर मान लेते हैं, उच्च स्तर बना लेते हैं। ये आपका है मध्यम, ठीक है, यानी मिड। ये 2018 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पहले तो नहीं था ये 2018 से स्टार्ट कर दिया है। और फिर था निम्न स्तर। पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें 2 स्तर थे। कौन कौन से? उच्च स्तर और निम्न स्तर। 2018 से ये एक बीच का स्तर भी शिक्षा मंत्री के लिए सहायता के लिए बना दिया है। कैसा है, किस प्रकार है, इस चीज को आप समझिए, ढांचा समझिएगा पहले। अब अगर बात करें उच्च स्तर की कि उच्च स्तर पर क्या है गुरुजी, तो ध्यान रखना उच्च स्तर पर है सचिवालय। ये बात ध्यान रखेंगे। उच्च स्तर पर क्या होता है? सचिवालय होता है। और जो अपना कहां है? जयपुर में। ठीक है, पहले ये सिस्टम था। अब अगर बात करें बीच में क्या है, तो ध्यान रखना बीच में बना दिए गए हैं आयुक्तालय। ओके, ठीक है गुरुजी। और निम्न स्तर जो है वो क्या है? निदेशालय। तो ये 3 चीजें अब लागू हो गई हैं। ओके,
ठीक है गुरुजी, इतना समझ में। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि शिक्षा मंत्री ये होता है कौन सा, राजनीतिक प्रमुख, परंतु इसकी सहायता के लिए होते हैं प्रशासनिक प्रमुख। अब प्रशासनिक प्रमुख को 3 ढांचे हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर पर सबसे बड़ा है सचिवालय, फिर है मध्यम पर आयुक्तालय और फिर है निम्न स्तर पर है निदेशालय। इसके जो अधिकारी होते हैं इसी को अपन ऊपर ले चलते हैं और यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनके जो अधिकारी होते हैं वो जो भी अध्यक्ष होंगे, मुखिया होंगे, वो किस लेवल के होंगे, पहले तो ये ध्यान रखना। इनके लिए ऊपर के जो अधिकारी हैं वो आईएएस अधिकारी होते हैं, तो कहीं भी रटा मारने की आवश्यकता नहीं है, आईएएस अधिकारी होंगे। तो यहां से देखें, अब ये सचिवालय है और सचिवालय के अंदर बहुत सारे सचिवालय होते हैं, तो हमारा यहां क्या आएगा, शिक्षा। हम शिक्षा की बात करें तो यहां प्रशासनिक अधिकारी कौन हो जाएगा, शिक्षा सचिव। यही तो बात है, कौन हो जाएगा, शिक्षा सचिव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर बात करें यहां आयुक्त में कौन होगा, आयुक्त हो जाएगा, ठीक है। और यहां कौन होगा, मुखिया, यहां निदेशक हो जाएगा, यहां कौन हो जाएगा, निदेशक। ये क्या है, ये तीनों ही आईएएस अधिकारी हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं। ओके, ये शिक्षा जो सचिव होता है इसके अंदर इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रमुख शासन सचिव। क्या नाम देंगे, प्रमुख शासन सचिव। क्या गुरुजी बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है, नहीं होता, क्योंकि सचिवालय में तो सचिव सबसे बड़ा जो सचिव होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रमुख सचिव बोलते हैं। परंतु हम तो किसकी बात कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट यानी एक विभाग की बात कर रहे हैं। तो अगर सचिव की अगर आप बनाना चाहो तो वैसे तो नहीं बनाना है, परंतु फिर भी मैं आपको याद करवा देता हूं कि किस प्रकार का एक ढांचा होता है। ये अपने इसमें तो नहीं है, वैसे याद रखने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास क्या होता है, मुख्य सचिव होता है। एक बार यहां से पॉलिटिकल में प्रश्न पूछ लिया था, मुख्य सचिव सबसे बड़ा होता है, इसकी सहायता, इसके नीचे कौन आता है, अतिरिक्त आएगा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आ जाएगा, ठीक है। अब कौन आएगा गुरुजी, देखो यहां ध्यान रखना, ये मुख्य सचिव है, इसकी सहायता के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, और फिर आ जाते हैं विभाग वाले। कौन आ जाएंगे, जैसे किसी भी शिक्षा विभाग है ना, स्वास्थ्य विभाग है, अलग अलग विभाग जो है उनका आ जाएगा मुख्य, ठीक है। तो यहां आप लिखेंगे प्रमुख, इसके नीचे आएगा प्रमुख शासन सचिव। कौन आएगा, प्रमुख शासन सचिव आएगा, ओके। अब प्रमुख शासन, देखो यहां पर मुख्य सचिव आया, फिर उसके बाद अतिरिक्त आ रहा है तो वहां भी क्या दे देंगे फिर, ठीक है। प्रमुख शासन सचिव आ रहा है तो इसके नीचे आ जाएगा शासन सचिव। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्रम याद रखना है इनका, शासन सचिव। अब इस शासन सचिव के नीचे कौन आएगा, देखो शासन सचिव के नीचे कौन आएगा, अब देखो यहां क्या आ रहा है, आयुक्त, तो यहां आ जाएगा आयुक्त आएगा। और आयुक्त के नीचे कौन आ जाएगा, ये देखो आयुक्त के नीचे क्या लिख रखा है, निदेशक आएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आयुक्त के नीचे निदेशक बोल सकते हैं। ये तो संभाग स्तर पे होते हैं ना, ये संभाग स्तर पे है और ये राजस्थान में एक ही है, परंतु ये ध्यान रखेंगे प्रत्येक जिले के अंदर भी कुछ अधिकारियों की नियुक्ति होती है। जैसे हम बात करें आईएएस की, तो ये जिले के अंदर, तो ये आपको एक स्ट्रक्चर वैसे याद करना है, ढांचा बनवाया कि सबसे बड़ा मुख्य सचिव, फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव, फिर प्रमुख शासन सचिव, और फिर शासन सचिव, और फिर आयुक्त, और फिर उसके बाद में आईएएस, जितने भी जिलों के अंदर होते हैं, ये जिलों के अंदर होते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे संभाग के ऊपर होते हैं। और ये जितने भी हैं, ये देखो शासन सचिव, ये ऊपर वाले जो भी मैंने लिखे हैं ये राज्य स्तर पे होते हैं। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि ये राज्य स्तर के हैं, चारों ऊपर को जो लिखे हैं, तो ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हैं। शीर्ष का जो पद होता है वो हमेशा कौन सा होता है, ये शीर्ष पद है, और ये सबसे निम्न पद होता है, ठीक है। और ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो संभाग पर आयुक्त, और ये प्रत्येक जिले में है ही। तो यहां से जो प्रमोशन होके आता है तो अंत तक कहां पहुंच जाता है, मुख्य सचिव तक पहुंच जाता है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इसको आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, याद रह जाएगा। अब अगर बात करें, यहां से मैं ये इतना इरेज कर देता हूं, ठीक है, इतना क्या कर देता हूं, इरेज कर दिया। अब जो बच गए ये सारे के सारे यहां आपको दिखाई देंगे, कहां, शिक्षा सचिव के लिए, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव। आपको ज्यादा से ज्यादा जो प्रश्न वो पूछ सकता है वो किसका पूछ सकता है,
शिक्षा सचिव का। तो अपन यहां ले लेते हैं, यहां जो मुखिया होगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है। तो अपन यहां ले लेंगे मुखिया को, जिसमें हमने अभी बताया, तो इसको हम बोल देंगे प्रमुख शासन सचिव। क्या नाम दे दिया हमने, प्रमुख शासन सचिव। ओके, अब ये जो प्रमुख शासन सचिव है इसका काम क्या है, देखो कल ही मैंने बताया था, एक नंबर पे आप ध्यान रखिएगा, जितनी भी शैक्षिक नीतियां बनानी होती हैं, है ना, शिक्षा की नीति, शिक्षा नीति का निर्धारण करना, यह काम है इसका, नीति का निर्धारण। शिक्षा नीति का क्या करेगा, निर्धारण करेगा। 2 नंबर की बात करें, और क्या काम कर सकता है, तो और जो भी शैक्षिक आदेश, जो मैंने बताया ना मंत्री जारी नहीं कर सकता, वो आदेश जारी करने की पावर इसके पास है, शैक्षिक आदेश जारी करेगा, ठीक है। यानी नीतियों का निर्माण कौन कर रहा है, सचिवालय का कौन, प्रमुख शासन सचिव। ये कोई भी नीति है शिक्षा के अंदर ये काम करना है, उसकी नीति बनाएगा और फिर क्या करेगा, शैक्षिक आदेश जारी कर देगा। मंत्री शैक्षिक आदेश जारी नहीं करता, इस बात को अच्छी तरह से यहां बांध लीजिएगा, प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब आगे हम ये कहां भेजेगा, ये आ गया। अब किसके पास आया, अब यहां पर जो आयुक्त है इसका क्या कार्य है, ये 2018 से सिस्टम शुरू हुआ है, तो ये जो शिक्षा नीतियां बनाई ना, जो शिक्षा नीतियां बनाई है उनकी योजना देखेगा, उन योजनाओं को क्या करेगा, ये पढ़ेगा। शिक्षा योजना जो यहां से बन के आई वो किसके पास आ गई, आयुक्त के पास आ गई। अब वो क्या करेगा, इसको देखेगा भी इस योजना के अंदर क्या काम है, ठीक है। फिर उसका क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, निरीक्षण करेगा, ठीक है। और फिर उसको क्या करवाने का प्रयास करेगा, क्रियान्वयन करवाने का प्रयास करेगा, क्रियान्वयन। ये खुद नहीं करेगा क्रियान्वयन। अब ये किसके पास जाएगा, ये आदेश जाएगा किसके पास, यहां जाएगा निदेशक के पास। और वास्तविक रूप में देखें, वास्तविक धरातल पर देखें, काम कौन कर रहा है, निदेशालय कर रहा है। यानी जो भी नीतियां यहां बन के आई तो निदेशालय का काम होगा उन शैक्षिक नीतियों को क्या करना, शैक्षिक नीतियों को लागू करना, नीतियों को लागू करना, लागू करना। तो देखो सबसे बड़ा मुख्य काम कौन है, यही हो गया। यानी हकीकत में जो काम करता है, ये तो देखो नियम बना देंगे, ये उसकी जांच कर लेगा, परंतु धरातल पर कौन लेके आ रहा है, धरातल पर लेके आ रहा है निदेशालय। याद रखेंगे कौन लेके आ रहा है, निदेशालय लेके आ रहा है। ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है, यहां लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वास्तविक प्रबंधक, वास्तविक प्रबंधक कौन है, निदेशालय होगा। अब निदेशालय के बारे में मैंने आपको पूर्व में बताया कि प्रारंभ में 1950 के अंदर जब संविधान बना उस समय राजस्थान के अंदर एक ही निदेशालय था। उस निदेशालय का क्या नाम था, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहां है, बीकानेर में। हमने पूर्व में इस चीज का अध्ययन कर लिया है, तो आप यहां लिख सकते हैं। उसके बाद में 1997 में ये क्या हो गए, दोनों को अलग अलग कर दिया गया, 2 निदेशालय हो गए। कैसे कैसे, एक हो गया प्राथमिक निदेशालय बीकानेर, एक हो गया माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। दोनों का अगर देखें, वर्तमान में सरकार ने एक सिस्टम सा बना रखा है, दोनों का अधिकारी एक ही है, यह ध्यान रखना। निदेशक जो हैं वो दोनों के एक ही हैं, परंतु विभाग क्या कर दिए, अलग अलग। यानी बात बाई होगी, गादड़ा दिखाना वाली बात होगी। यानी हैं 2 विभाग, कितने 2, पर निदेशक एक ही रह रहा है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये कब से शुरू हुआ था काम इनका, मैंने कल आपको बताया था 1 जनवरी 1998 में निदेशालय अलग रूप से, स्वतंत्र रूप से क्या हो गए, काम करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। प्राथमिक जो निदेशालय है वो कक्षा 1 से 8 को देखता है, सीनियर जो माध्यमिक है वो 9 से 12 को देखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब निदेशालय कितने हैं, इस बात का जिक्र आपके सामने आता है, निदेशालय कितने प्रकार के हैं, और भी हैं क्या। तो अपन एक नजर यहां देख लेते हैं। पहले अपन देखें, निदेशालय की बात हो रही है तो निदेशालय को हमने 2 भागों में बांट लिया है। वैसे तो आपको पीछे बता दिया था मैंने, फिर भी यहां नोट और कर लेते हैं। एक हो गया प्राथमिक निदेशालय, कहां, ये बीकानेर में है। एक है माध्यमिक निदेशालय, ये कहां है, ये भी बीकानेर में है।
और ये कहां से कहां तक है? 9 से 12 तक है, और ये कक्षा 1 से 8 तक के कार्यों को देखता है। क्या निदेशालय इतने ही है? नहीं है, निदेशालय और भी है। तो अपन और कौन कौन से निदेशालय हैं उन सब का जिक्र कर लेते हैं। आपको निदेशालय की एक लिस्ट दिखाने जा रहा हूं मैं कि एक निदेशालय कौन कौन से हैं। ये देखो, राजस्थान के प्रमुख शिक्षा निदेशालय कौन कौन से हैं। ये देखिए, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय मैंने अभी बताया, बीकानेर, जिन्होंने 1 जनवरी 1998 से अपना काम करना प्रारंभ किया। दूसरा देखो, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, प्राविधिकी यानी तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहां है? ये जयपुर में, सॉरी जोधपुर में है। कहां है? जोधपुर में। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछ लिया जाता है। प्राविधिकी यानी टेक्निकल तकनीकी शिक्षा निदेशालय कहां है? तो ध्यान रखिएगा, जोधपुर में। फिर देखो, भाषा एवं पुस्तकालय निदेशालय कहां है? जयपुर में है। फिर है राजस्थान संस्कृत शिक्षा निदेशालय कहां है? क्योंकि अभी शिक्षक जो भर्ती आई हुई है फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, अगर बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो वो संस्कृत डिपार्टमेंट की, तो हो सकता है वो आपसे पूछ ले, तो संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती, तो निदेशालय कहां है? तो ध्यान रखिएगा, जयपुर में है। राजस्थान कॉलेज शिक्षा निदेशालय कहां है? ये भी जयपुर में है। राजस्थान पंचायती राज निदेशालय कहां है? ये भी जयपुर में है। और फिर तथ्य एवं साक्षरता निदेशालय जयपुर में। तो देखो, जयपुर में ज्यादा है, निदेशालय जयपुर में ज्यादा है, परंतु आपको याद कौन सा रखना है? बीकानेर वाले अपने वैसे याद है, क्योंकि सबसे पहले यही बने थे। अब याद तो एक ही करना है ना, कौन सा? जोधपुर वाला। तो प्राविधिकी तकनीकी निदेशालय कहां है? जोधपुर में है। तो यहां तक आप सभी को मेरे हिसाब से तो याद हो जाना चाहिए, और पहली बात हो गया होगा, है ना। अब अगर बात करें अपन इसी के आगे कि क्या क्या काम कैसे कैसे हुआ, मैंने आपको बताया शिक्षा मंत्री की सहायता के लिए हमने प्रशासनिक ढांचा बनाया, सबसे ऊपर सचिवालय, बीच में आयुक्तालय और फिर उसके बाद में निदेशालय। तो ये 3 चीजें आपके दिमाग में फिट हो चुकी हैं। ये था हमारा राज्य स्तरीय ढांचा। अब अगर बात करें अपन, चलते हैं आगे। यहां तक अपन ने बात कर ली है। निदेशालय मैंने आपको नोट कर लेना आप अपनी कॉपी में, कहां क्या सिस्टम है। अब अगर बात करें इसी के आगे कि राजस्थान में हम बात करने जा रहे हैं, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग, तो ये 5 चीजें आपको माइंड खराब कर देती हैं कि कैसे याद करें। ठीक है, मैंने आपको बताया कि प्राथमिक व माध्यमिक जो शिक्षा थी उसको एकीकृत कर दिया गया, कर दिया ना, शिक्षा को क्या कर दिया गया है? एकीकृत किया गया है। और मैं पीछे ये बता के आया था, और किस तारीख को किया गया था आपको याद होगा, 8/8/18 को, 8/8/18 को आदेश जारी करके प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, यानी एकीकृत स्कूल शिक्षा विभाग हम इसे कह सकते हैं। अब क्या है इसके अंदर, किस प्रकार है? तो देखें यहां पर, अपन देखें यहां पर प्रबंधन, यहां हम बात करें प्रशासन, प्रबंधन व प्रशासन की बात कर रहे हैं। तो कितने स्तर बन जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 5 स्तर बन जाते हैं। कितने स्तर हैं? 5 स्तर बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन 1 नंबर लगा के लिखते हैं राज्य स्तर। 5 स्तर कौन से हैं, इन सबको अपन थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे ताकि आपको माइंड में रहे। तो राज्य स्तर पे हमने ऊपर पढ़ा था, कौन था? शिक्षा मंत्री थे इसके साथ एक, तो ठीक है, और एक हमारे कौन थे? शिक्षा सचिव थे, शिक्षा सचिव। 2 नंबर पे राज्य स्तर आ गया। तो राज्य के बाद में क्या आएगा? संभाग आएगा। तो देखो संभाग स्तर पर, तो संभाग स्तर पे कौन होगा? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आदमी है ये, ज्वाइंट डायरेक्टर जिसे बोला जाता है, संयुक्त निदेशक, सॉरी, हाँ, संभाग स्तर पर आएगा संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक। और ये संयुक्त निदेशक कितनी बड़ी भूमिका रखता है आपको मैं बताऊंगा। इसको ज्वाइंट डायरेक्टर बोलते हैं। जैसे फर्स्ट ग्रेड की आप ज्वाइनिंग आपको कौन देगा? तो ध्यान रखना, संयुक्त निदेशक ही आपको फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग देगा। ओके, फिर उसके बाद में देखें नंबर 3 पे, संभाग से छोटे क्या हैं? जिले हैं गुरुजी। तो चलते हैं जिला स्तर पर। अब जिला स्तर पे आपको जो मुख्य अधिकारी है वो कौन है? वो है CDE
CEO, ठीक है, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। हिंदी में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको जिस प्रकार की छुट्टियां लेनी है ना, तो फिर अपने ऊपर वाला अधिकारी आपको याद चाहिए। नंबर 4, जिलों को बांटा गया किसमें? ब्लॉकों में, यानी तहसीलों में बांट दिया है, तो ब्लॉक स्तर। अब ब्लॉक स्तर पर क्या करना है? कुछ नहीं करना, वैसे का वैसा। सी, ये डिस्ट्रिक्ट था, इसको बी कर दो, ब्लॉक को ब्लॉक और लो, वैसे का वैसा। क्या हो जाएगा? चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो हिंदी में नाम क्या हो जाएगा? सेम का सेम। मुख्य ब्लॉक को क्या बोलते हैं? खंड एजुकेशन शिक्षा और अधिकारी। ये लो। फिर उसके बाद में नंबर 5। अब देखो, राज्य सबसे बड़ा, फिर संभाग, फिर जिला, फिर ब्लॉक। अब कहां घुसते हैं? पंचायत के अंदर चले जाते हैं। सबसे छोटा जो स्तर है वो है पंचायत स्तर। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अब पंचायत स्तर पर कौन सा अधिकारी है? तो ध्यान रखिएगा, ये है PEO, ठीक है, PEO। P का अर्थ है पंचायत, E का अर्थ है एलिमेंट्री अर्थात प्रारंभिक, E का मतलब एजुकेशन, ठीक है, प्रारंभिक एजुकेशन यानी शिक्षा, और O का अर्थ है ऑफिसर अर्थात अधिकारी। तो बताओ भाई कहां दिक्कत आई? ये 5 स्तर आपको पढ़ने पड़ेंगे। राज्य स्तर पे कौन है? शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव हैं। उसके बाद में देखें संभाग स्तर पर कौन है? ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, संयुक्त निदेशक हैं। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद जिला स्तर पे कौन है? CDO है। उसके बाद में ब्लॉक स्तर पर CBO है, और ग्राम स्तर यानी पंचायत स्तर पर कौन है? PEO है, जिसका नाम है पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। तो ये बात आप नोट कर लीजिएगा इसको अच्छी तरह से कि ये क्या सिस्टम है। तो देख लिया आपने। चलिए अब इस सिस्टम को एक रूपरेखा के माध्यम से और समझेंगे, ठीक है, कैसे हैं, किस प्रकार है। अब मैंने आपको पूर्व में जो चीजें लिखवाई हैं वही चीजें मैं यहां दोबारा आपको एक ढांचा बना रहा हूं, उस ढांचे को आप लिख लीजिए। सबसे ऊपर हमने क्या लिया था? सबसे ऊपर हमने लिया था प्रमुख शासन सचिव, यही था। उसके नीचे क्या था? उसके नीचे हमने लिया था आयुक्त, और आयुक्त के नीचे क्या था? निदेशक। ये चीजें थी अपने पास, पूर्व में ये पढ़ा। तो इन तीनों को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये तीनों क्या हैं? IAS है। ये तीनों क्या हैं? IAS है। अब इसके नीचे कौन आएगा? निदेशक के नीचे। तो ध्यान रखना, ज्वाइंट डायरेक्टर अर्थात हम बात करें संयुक्त निदेशक बोल सकते हो आप इसे, संयुक्त निदेशक। ये ढांचा इजी से रूप में याद करवा रहे हैं। ये तो है राज्य स्तर पे। किस पे है ये? राज्य स्तर पे। इसको इस तरह से बना लेना आप। संयुक्त निदेशक जो होता है वो मैंने आपको बताया था किस स्तर पे होगा? संभाग स्तर पर। किस स्तर पर है? संभाग। और संभाग राजस्थान में शिक्षा के कितने संभाग हैं? 9 संभाग हैं। शिक्षा के कितने संभाग हैं? 9 संभाग हैं। कौन कौन से हैं, किस प्रकार हैं? चलिए देख लेते हैं। 9 संभाग। आपको वो संभाग याद नहीं रखने हैं, शिक्षा के संभाग, क्योंकि संयुक्त जो निदेशक होता है ये किसको नियुक्ति देता है? फर्स्ट ग्रेड को नियुक्ति देता है। संयुक्त निदेशक की बात करें तो संयुक्त निदेशक जो होता है वो आपकी सेकंड ग्रेड की जो नियुक्तियां हैं वो देता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये कहां भेजेगा? तो ये 9 संभागों में ही तो भेजेगा। ये 9 संभाग कौन कौन से हैं? एक दृष्टि 9 संभागों पर भी अपने डाल लेते हैं कि 9 संभाग कौन कौन से हैं। ये लो, राजस्थान में 9 शिक्षा मंडल हैं, यानी 9 संभाग हैं। कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहले देखो जयपुर मंडल, अपने को राजधानी से लेके चलते हैं। जयपुर मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर, जयपुर, दौसा। ये पुराना सिस्टम है, 50 जिलों वाला नहीं है, अभी तक लागू नहीं हुए, तो हमने अभी तक नहीं करवा रहे आपको। फिर जोधपुर मंडल है, वो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर को इंक्लूड करता है अपने अंदर। चूरू मंडल, अब देखो चूरू,
मंडल कहाँ है? अपने वहां तो संभाग है ही नहीं, परंतु यहाँ है। तो चूरू मंडल के अंदर है झुंझुनू, सीकर और चूरू, यानी शेखावाटी क्षेत्र जिसे बोलते हैं। कोटा मंडल में देखें बारां, झालावाड़, बूंदी, कोटा और उदयपुर सबसे बड़ा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है ये शिक्षा के मामले में। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। अजमेर मंडल, अजमेर मंडल की बात करें तो अजमेर मंडल के अंदर देखो नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर। भरतपुर में वही है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर। पाली मंडल, अब पाली संभाग नहीं है परंतु यहां तो मंडल दे दिया इन्होंने, सिरोही, जालोर और पाली। और बीकानेर मंडल में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि बीकानेर और पाली को 2013 के अंदर 2 जून को क्या बनाए गए थे? नए संभाग बनाए गए थे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में आपको ये चीजें काम में आएंगी। तो बीकानेर, और आपको पूछ सकता है नवीनतम शिक्षा मंडल कौन कौन से हैं? तो 2 हैं, एक तो बीकानेर और एक पाली। ये जो लास्ट वाले हैं ना दोनों, ये लास्ट वाले जो दोनों हैं ये क्या है? नवीनतम है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, 2 जून 2013 को इनको लिस्ट में ले लिया गया था। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखो यहां से जो जो मेन याद है वो याद कर लो। जयपुर वाला याद रह जाएगा, आलू जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये देखो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, ये शेखावाटी वाले हैं तीनों। तो कोटा मंडल ये कोजा बाबू, ये तो याद ही होगा सबके, कोजा बाबू ट्रिक से याद रह जाएगा, है ना। तो को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारां और बू से बूंदी, ये याद रह जाएगा। उदयपुर वाला रह जाएगा उबाड़ू प्राची, सेम का सेम ही है तो कहीं दिक्कत नहीं है। अजमेर अबिटोना, याद कर लो इसको, अबिटोना सेम का सेम ही है, वो पुराने वाला ही है। भरतपुर में बद्दोकम्मो, याद रह जाएगा बद्दोकम्मो। तो कहां दिक्कत आ रही है? वैसे भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। पाली में ध्यान रखना है, पाली में कौन कौन से हैं? सिरोही, जालोर और पाली हैं। बीकानेर में एक निकाल दिया, कौन सा? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। चूरू था, चूरू अलग बन गया है, बस इतनी तो बात है। तो ये चीज आप याद कर सकते हैं, ये आपके शिक्षा मंडल है, तो इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में अपन चलते हैं, लिख लिया आपने? चलिए अपन कहां बना रहे हैं? ये रहे। तो संभाग मैंने आपको करवा दिए कि कितने संभाग हैं? 9। अब इनके नीचे कौन आएगा? इन संभागों के नीचे कौन आएगा? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, लिखेंगे आप। यहां मैं अभी करवा के आया था CDEO, करवाया था आपको, चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये कितने हैं? तो ध्यान रखना, हम पुराने वालों के हिसाब से चल रहे हैं अभी तक, 33 जिले। तो प्रत्येक जिले के अंदर एक होता है ये, तो कितने हैं? 33 हैं ये, ठीक है। फिर उसके बाद की बात करें ब्लॉक, इसके नीचे आएगा CBEO। तो ये कितने हैं? तो ये तो देखो बदलते रहते हैं, तो अपने इनको वैसे अगर लिखवाने की आवश्यकता होगी तो मैं बता दूंगा तहसील कितनी हो गई है, परंतु अभी तक आंकड़े स्पष्ट नहीं है तो ये बात आपको नहीं पूछेगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे ब्लॉक के आधार पे है। किसके आधार पे है ये ब्लॉक के आधार पे। अब मेरे पास यहां जगह नहीं है तो यहां से मैं यहां लेके जा, इसके नीचे कौन आएगा? ठीक है, और इसके नीचे आता है HM। कौन आता है? HM कह दो, प्रधानाचार्य कह दो। परंतु ये सिस्टम अब क्या हो गया? थोड़ा सा बंद हो गया, प्रधानाचार्य रह गया है। HM तो क्या हो गया? क्रॉस में आ गया। HM की पावर ही अब खत्म कर दी ना, ये रैंक ही खत्म कर दी। तो देखें HM, अब HM की जो पावर है वो कैसे है? इसे हम 2 भागों में बांट लेते हैं HM को। HM यानी ये जो है ये कहां कहां होगा? माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यही तो है उच्च माध्यमिक। अब इसको हमने अगर बात करें, इसको हम 2 भागों में बांटे, ये लो कैसे बांट दिया 2 भागों में आपने? तो वैसे अगर बात करें तो 2 भाग अपने आप ही हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा ग्राम और एक हो जाएगा शहर, है कि नहीं है? शहर। तो ग्राम पंचायत के आधार पे अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नियम किया गया है। वैसे तो देखो ग्राम पंचायतें अगर बड़ी हैं तो वहां स्कूल एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु ये कह रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर क्या रखा जाएगा? एक आदर्श स्कूल रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा? एक आदर्श स्कूल रखा जाएगा। ये आदर्श स्कूल कहां से कहां तक होंगे? ध्यान रखना, ये कक्षा 1 से 12 तक होंगे, कक्षा 1 से 12 तक। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कक्षा 1 से 12 के एक विद्यालय को चुना जाएगा और उसको आदर्श स्कूल घोषित किया जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया गुरुजी। अब ध्यान रखना, ये आदर्श स्कूल है, कहां का है, ये ग्राम पंचायत लेवल पर है, और यहां जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा वो आएगा PEEO। मैंने बताया था पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, क्योंकि यहां तो बात किसकी हो रही है, माध्यमिक की हो रही है, परंतु हमने तो प्रारंभिक की तो बात ही नहीं की, यानी प्रारंभिक की बात नहीं की, अर्थात प्रारंभिक की बात करें तो यहां हम 2 प्रकार के स्कूल और संचालित होते हैं हमारे। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है प्राथमिक स्कूल और एक होता है उच्च प्राथमिक स्कूल। उच्च प्राथमिक स्कूल ये मैं पूर्व में आपको करवा के गया था, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल आपको करवा के गया। प्राथमिक स्कूल कहां से कहां तक होता है, 1 से 5 तक होता है गुरुजी, और ये कहां से होता है, 1 से 8 तक। अब देखो यहां से एक स्ट्रक्चर समझना जरूरी हो गया। अब इस आदर्श स्कूल का जो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। कौन होगा, प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य। वो क्या करेंगे, उसके नीचे क्या आएंगे, जितने भी उस ग्राम पंचायत के अंडर में जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं, यानी प्राथमिक स्कूल है, उच्च प्राथमिक स्कूल है, उसका किसके, इस आदर्श स्कूल के प्रिंसिपल को कौन सी पोस्ट दी गई है, PEO की पोस्ट दी गई है। यानी अगर बात करें, ये मान लो आप एक एग्जाम्पल के रूप में, ये कक्षा 1 से 12 तक एक स्कूल संचालित हो रहा है और ये आदर्श स्कूल है। इस आदर्श स्कूल का क्यों है, हमारे पास प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल उसके नीचे जितने भी क्या आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल आ रहे हैं, उन स्कूलों का वो क्या है, वो PEO है, ये याद रखेंगे। परंतु अपने स्कूल का वो क्या है, तो ध्यान रखना वो अपने स्कूल का प्रिंसिपल ही कहलाएगा, परंतु उसके नीचे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक जो शिक्षा है, उसमें वो कौन से अधिकारी की भूमिका निभाएगा, PEO की भूमिका निभाएगा। यानी बंदा एक है, काम कितने कर रहा है, 2 कर रहा है, हो रहा है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अपने खुद के स्कूल में अगर वो मोहर लगाने जा रहा है तो वो प्रिंसिपल की लगाएगा, अगर इन स्कूलों के अंदर वो मोहर लगा रहा है तो वो PEO की मोहर लगाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब देखो, अब आ जाते हैं शहरी क्षेत्र पर। शहरी क्षेत्र में भी तो ऐसा ही होता होगा, तो ध्यान रखना, शहरी क्षेत्र के अंदर जैसे जनसंख्या पे निर्धारण करना होता है, शहरी क्षेत्र में ये तो देखो आदर्श स्कूल बना दिया, उसी तरह प्रत्येक शहर के अंदर, नगर पालिका के अंदर एक नोडल स्कूल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, नोडल स्कूल बनाया जाता है। अब नोडल स्कूल जो बनाया जाएगा वो एक ही होगा क्या गुरुजी, नहीं, ये आपको निर्धारण नहीं करना, ना आपको याद करना है। जनसंख्या के आधार पर हो सकता है, बहुत बड़े सिटी है तो वहां 2-3 नोडल स्कूल हो सकते हैं, आपको कुछ याद नहीं करना, आपको इतना ध्यान रखना है नोडल। अब नोडल स्कूल है वो कहां से कहां तक होगा, 1 से 12। जो काम यहां ग्रामीण में आदर्श स्कूल कर रहा है वही वहां पर क्या करेगा, नोडल स्कूल करेगा। अब यहां पर एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, कौन सा, UCEEO। यहां क्या है, PEO है, ग्राम स्तर पर तो पंचायत, P से पंचायत, यहां पर आ गया अब UCEO। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, U का अर्थ है अर्बन और C का अर्थ है क्लस्टर, अर्बन क्लस्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पूरा नाम। अर्बन को क्या बोलते हैं गुरुजी, अर्बन को देखो, अर्बन क्या है, शहरी, क्लस्टर संकुल, बस शहरी संकुल शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी है ये, बस इतना ही तो याद करना है। तो ये ध्यान रखें। अब कैसे, इसके नीचे भी वही सिस्टम है, 2 वाला, कौन कौन सा, प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक स्कूल आ गए कक्षा 1 से 5, और यहां जाएंगे उच्च प्रारंभिक या प्राथमिक स्कूल, उच्च प्राथमिक स्कूल, जो कक्षा 1 से 5 तक तो ये हैं और कक्षा 1 से 8 तक ये हैं। तो इनके अंदर UCEO की भूमिका कौन अधिकारी होगा, जो उस शहर का नोडल स्कूल का जो प्रिंसिपल है, वो उसके नीचे जितने भी प्राथमिक स्कूल है उनका क्या कहलाएगा, UCEO। जो काम PEO था वही काम क्या है, UCEO है। ठीक है, तो ये अपने एक मुख्य रूप से स्ट्रक्चर को समझ लिया है कि ये क्या किस प्रकार से काम करता है। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये अच्छी तरह से ये चीज आपके याद होनी चाहिए। अब इनको हम डिटेल से कल पढ़ेंगे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी कौन कौन से हैं। ठीक है, अब अपन एक दृष्टि यहां पर और डाल लेते हैं कि कुछ और भी लेके आए थे क्या। बिल्कुल लेके आए थे आपके लिए,
ये लो, ये राजस्थान के अंदर अकादमी है, राजस्थान के अंदर अकादमियां हैं। और पिछली बार अकादमियों से एक प्रश्न पूछा गया, तो इन अकादमियों को याद करते हैं कि कौन कौन सी अकादमी कहां है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहां है भाई? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। 1958 के अंदर इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। सबसे पुरानी बात करें तो 58 में सबसे पहले मेवाड़ रियासत पुरानी रियासत है, तो आप ऐसे याद रखेंगे उदयपुर वाली है भाई सबसे पुरानी। और वहां कौन सी है? राजस्थान साहित्य अकादमी। फिर है राजस्थान उर्दू अकादमी कहां है? ये आपकी उदयपुर में है। ये भी कहां है? 1979 के अंदर। फिर है राजस्थान संस्कृत अकादमी, ये भी कहां है? जयपुर में है, ये 1980 में। फिर राजस्थान विधि अकादमी, विधि का अर्थ होता है कानून, लॉ, ये कहां है? ये जयपुर में है, ठीक है। फिर देखिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी, ये कहां है? बीकानेर में, 1985 में। इंदिरा मरी उसके एक साल बाद में, ठीक है। इंदिरा कहां, मैं सॉरी गलत बोल गया, राजीव। फिर उसके बाद में देखें राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर 1983। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ब्रज का क्षेत्र है भरतपुर, आप कहीं उसका उल्टा मत कर देना, अकादमी की बात हो रही है भरतपुर। राजस्थान पंजाबी भाषा, ये देखिए गंगानगर, है ना, क्योंकि टच में जहां भाषा होती है वो वैसी बोली जाती है। तो यहां टच क्या है? पंजाबी भाषा का टच है, इसीलिए यहां गंगानगर के अंदर ये अकादमी खोली गई है। तो आज हमने जो चीजें पढ़ी हैं उनको अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी, इसी संदर्भ को आगे बढ़ाएंगे कल। इनको एक एक चीज को हम पढ़ेंगे कि प्रारंभिक शिक्षा में कहाँ किस प्रकार संयुक्त निदेशक, उसके नीचे कौन होता है। फिर हम जिले स्तर पर आएंगे, ब्लॉक पर आएंगे। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है, तो इसके आप नोट्स बना लीजिए और मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।